Hi everyone, this is the second chapter of Standard 10th in history, and that is the making of nationalism in Europe. तो बच्चों, जैसा कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं, अब सेकेंड चैप्टर में है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसमें हम देखेंगे कि मिड 18th सेंचुरी में जब हम देखते हैं आपको यूरोपियन मैप को, तो आपको कहीं भी आपको नेशन स्टेट को देखने का अवसर नहीं मिलेगा, जैसा कि बाद में सामने में आया। तो जिन्हें हम आज जर्मनी या इटली के रूप में या स्विट्ज़रलैंड के रूप में जानते हैं, वहाँ पे कभी मोनार्क जो है उनका शासन था, डचीज़ का शासन था या फिर कैंटन्स का शासन था। तो ये मोनार्क डचीज़ या कैंटन जैसे ऑटोनोमस इलाके में बटे हुए थे। यदि हम बात करें ईस्टर्न और या फिर मिडिल यूरोप की, तो वहाँ पे जो है आपको एक एब्सोल्यूट मोनार्की देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे निरंकुश राजतंत्र के अधीन थे। तो यहाँ पे कई तरह के लोग रहते थे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग थे यहाँ पे, जिनकी अपनी पहचान थी, अपनी सामूहिक पहचान थी या समान संस्कृति के वो भागीदार नहीं मानते थे। तो वो उनका कल्चर अलग था, उनकी लैंग्वेजेस अलग थी, वे अक्सर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे। उनकी जो ग्रुप्स थे, वो जो कास्ट सिस्टम था, वो भी डिफरेंट डिफरेंट था। यदि आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आप पाएंगे कि ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाले जो हैब्सबर्ग एम्पायर था, उसमें कई तरह के क्षेत्र, कई भिन्न भिन्न डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग जनसमूहों का मिलकर के बना हुआ था। तो इसमें एल्प्स के टिरॉल हो गए, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड जैसे इलाके के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले अधिक थे। तो ऐसे में हम देखते हैं कि हैब्सबर्ग साम्राज्य में भी लंबार्डी और वेनेशिया जैसे इटालियन लैंग्वेज बोलने वाले प्रोविंसेस भी शामिल थे। तो हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग की बोलियां जो थी वो डिफरेंट थी, डिफरेंट डिफरेंट डायलेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं वो। उसी प्रकार से आप गैलिसिया की देखेंगे तो वहाँ पे एरिस्टोक्रेसी जो क्लास था, वो पोलैंड की जो भाषा थी पॉलिश, उसको वो बोलते थे। अब इन प्रभावशाली ग्रुप्स के अलावा हैब्सबर्ग एम्पायर की सीमा के जो अंदर में जो भारी संख्या में जो लोग खेती करने वाले थे, वो भी जो है आपको अच्छी अवस्था में नहीं थे। वो किसी के ऊपर पराधीन कह सकते हैं, आप अधीन अवस्था में रहते थे। जैसे कि उत्तर में आप बात करेंगे, नॉर्थ में तो बोहेमियन और स्लोवाक हो गया, या फिर आप कार्नियोला में स्लोवेंस, तो दक्षिण में आपको क्रोएट था। पूर्व की आप बात करें ईस्ट की तरफ, तो आपको जो है ट्रांसवेल्निया में आपको रहने वाले रोमन लोग कहलाते थे। अब ऐसा फ़र्क जो है वो पॉलिटिकल यूनिटी के लिए अच्छा नहीं था। ये जो है कभी भी इस तरह की पॉलिटिकल यूनिटी इस तरह के डिफरेंट ग्रुप्स के मिलने से बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो इन समूहों को आपस में बांधने वाला जो एक एलिमेंट था, वो था केवल और केवल इम्पेरर के प्रति लोगों की श्रद्धा भाव निष्ठा, कि वे एक एम्पायर के अंदर में रहने वाले लोग हैं, एक एम्पायर के अधीन वो रहने वाले लोग हैं। ये बातें उनको एक करती थी। बाकी उनके अलग अलग डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप थे, डिफरेंट रिलीजन के लोग थे वहाँ पे, डिफरेंट डायलेक्ट्स बोलते थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, उनकी कल्चर भी डिफरेंट था। तो इन सब को बांधने के लिए बस एक एम्पायर था और एक एम्पेरर था जिसके प्रति उसकी निष्ठा थी, यही उनको एक करता था। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज का ये विचार जो है सो कैसे उभरा। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि एक नए प्रकार का जो क्लास का जो राइज हुआ था, वो था आपका एरिस्टोक्रेसी। जब हम यूरोपियन कंटिनेंट की बात करेंगे तो वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे वो एरिस्टोक्रेसी ग्रुप्स के लोग थे, और इनका जो है सोशल और पॉलिटिकल जो स्टेटस था वो काफ़ी स्ट्रांग था। तो ये काफ़ी स्ट्रांग क्लास था। इस क्लास ने जो है के जो लोग थे, उन्होंने एक अपनी कॉमन लाइफ स्टाइल से वो बंधे हुए थे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में वो व्याप्त थे। तो मतलब कि ये जो है डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में इनके साथ अपनी एक कॉमन लैंग्वेज, अपनी एक कॉमन लाइफ स्टाइल उन्होंने डेवलप कर ली थी। तो ये जो है आपको ग्रामीण इलाकों में भी जो जायदादें होती थी, जो मतलब कि उनकी संपत्तियां होती थी, और वो उसके मालिक थे, और शहरों में भी इनकी अपनी अपनी हवेलियां थी। तो ये इन हवेलियों की भी मालिक थे। तो इनके जो पॉलिटिकल जो वर्क्स थे, वो इनको जो कि उच्च वर्ग के जो
के जो लोग थे उनके बीच इनका जो कार्य होता था, तो उनमें जो कम्युनिकेशन होता था वो फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल होता था। तो फ्रेंच भाषा एक तरह से कह सकते हैं कि एलीट क्लास की भाषा थी, और इसका प्रयोग ये एरिस्टोक्रेसी ग्रुप्स के लोग किया करते थे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि उनका जो फैमिली स्टेटस था वो कैसे स्ट्रांग था। तो उनके जिस फैमिली रिलेशंस जो थे वो भी आपस में जुड़े हुए थे। जो एरिस्टोक्रेसी ग्रुप्स के जो अदर रीजन्स के लोग थे, या फिर जो एम्पायर में जो रहने वाले बड़े शक्तिशाली संपन्न लोग थे, उनके साथ इनके वैवाहिक संबंध थे, मैरिटल रिलेशनशिप था। तो इस वजह से भी ये बहुत शक्तिशाली वर्ग के रूप में उस समय में थे। हालांकि इनकी आबादी बहुत कम थी, लेकिन आबादी कम होने के बावजूद भी इनका धाक बहुत ज़्यादा था, इनकी शक्ति बहुत ज़्यादा थी। और अधिकांश जनसंख्या की यदि हम बात करें तो अधिकांश जनसंख्या किसानों की थी। और जब हम वेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर अधिकतर ज़मीनें जो थी वे आपको लोग रेंट पे लिया करते थे, छोटे किसान जो है, और या फिर कह सकते हैं आप पीजेंट्स, ये जो है ज़मीनों को किराए पे लेते थे और उस पे वो खेती किया करते थे। जबकि आप ईस्टर्न और मिडिल यूरोप की बात करें तो वहाँ पे बड़े बड़े विशाल जो ज़मीनें थी वो बड़े बड़े विशाल भागों में बटी हुई थी, जिस पे जो है वो सर्फ खेती किया करते थे। सर्फ डाउन मतलब होता है जो कि एक तरह से हम स्लैब कह सकते हैं उनको, जो खेतों में काम करने वाले लोग होते हैं उनको सर्फ डाउन कहते हैं। तो ये भूदास कहलाते थे जो कि खेती किया करते थे। अब हम बात करें वेस्टर्न और मिडिल यूरोप की, तो ऐसे हिस्सों में आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, और इसकी वजह से व्यापार में भी विकास की गति बढ़ गई थी। तो व्यापार की वजह से शहरों का डेवलपमेंट हुआ, और जिसके ज़रिए जो है आपको एक नए प्रकार का जो ग्रुप था उसका उदय हम देखते हैं, वो वर्ग है कॉमर्शियल ग्रुप्स का। तो इस तरह से एक तरह का मर्केंटालिज्म ग्रुप्स का, मतलब कि आपको कमर्शियल ग्रुप्स का राइज होता है, और वो जो है क्योंकि इसका अस्तित्व जो है वो बाजार पर टिका हुआ था। अब इंग्लैंड में चूंकि औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका था 18वीं सदी में, तो उसी की शुरुआत जब इंग्लैंड में हुई तो उसका प्रसार दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में भी प्रभाव पड़ा। और हम देखेंगे कि फ्रांस और जर्मनी के राज्यों में भी जो है यह 19वीं शताब्दी के दौरान काफ़ी इसका प्रभाव व्यापक रूप से देखने को मिलता है। अब इस प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ क्या कि प्रक्रिया के तहत हम देखते हैं कि जो एक नया सामाजिक समूह का उदय होता है, और वो है आपका लेबर क्लास का। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में लेबर्स की ज़रूरत थी, और लेबर काम करते थे, इन मशीनों को चलाने में वो इस्तेमाल में लाए जाते थे। तो इस प्रकार से एक तरह के नए वर्ग का उदय हुआ जो कि लेबर क्लास था। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो मिडिल क्लास थे, जो उद्योगपतियों या फिर ट्रेडर्स, व्यापारियों और या फिर अन्य दूसरे सर्विसेज में इन्वॉल्व थे, से मिलके बना हुआ था। तो हम देखेंगे कि मिडिल और ईस्टर्न यूरोप में इन समूहों का जो आकार 19वीं सदी में था कि अंतिम दशकों में, वो छोटा था, वो ज़्यादा बड़ा नहीं था। लेकिन कुलीन जो थे, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ एरिस्टोक्रेसी के बारे में, एरिस्टोक्रेसी विशेषाधिकार मतलब प्रिविलेज क्लास जो थे की समाप्ति के बाद शिक्षित उदारवादी मध्य वर्ग के बीच ही एक राष्ट्रीय एकता का विचार लोकप्रिय हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मध्यम वर्ग का उदय, साथ ही साथ जो मजदूर वर्ग का उदय हुआ था, इन सब के विचारों में जो है आपको एक राष्ट्रीय एकता का विचार लोकप्रिय होता है, और ये फिर राष्ट्र राज्य बनाने में कारगर साबित होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से लिबरल नेशनलिज्म का राइज होता है और इसके क्या मीनिंग थे, क्या मायने थे। तो इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, और तब तक के लिए धन्यवाद।